राजीव, ये बताइए, वहां पर तो फॉर्मूला साफ है किस तरीके से एनडीए जो है चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन अब जब ये तय हो गया है कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तो किस तरीके की हलचल वहां? बिल्कुल, देखिए, महायुति हो या फिर महागठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी, साफ तौर पर जो गठबंधन दल है उन्होंने सीटों के बंटवारे के नंबर को लेकर अभी तक कोई खुलासा भले नहीं किया हो, लेकिन कम से कम एनडीए में यानी कि जो महाराष्ट्र में महायुति जिसे कहा जा रहा है उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब बीजेपी ने अपने 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया तो उसको लेकर किसी की भी प्रतिक्रिया जो है निगेटिव नहीं आई, चाहे एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना हो या फिर अजित पवार की एनसीपी हो। यानी उनके अंदर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि बीजेपी जिन सीटों को लेकर अभी तक मंथन कर रही थी उसमें से 20 नाम का ऐलान कर चुकी है। राजीव, लेकिन महाराष्ट्र में इस बार सहानुभूति का जिक्र जो है वो बड़ा हो रहा है। इंडिया गठबंधन को सहानुभूति का बड़ा सहारा है ऐसा लगता है, और ये बार बार कहा जा रहा है उनके नेताओं की तरफ से कि भाई देखिए जनता जो है वो तय करेगी, और सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ है, सहानुभूति शरद पवार के साथ है, उस गुट के साथ नहीं जो कि बीजेपी से मिल गया। क्या ये बात सही है? ग्राउंड पर आपको कुछ असर इसका नजर आ रहा है? वाकई ऐसा है क्या? देखिए, सहानुभूति उस वक्त ज्यादा कारगर साबित होती है जब कोई भी घटनाक्रम ताजा ताजा होता है। कह सकते हैं कि नदी में बहुत पानी बह गया है, बहुत अच्छा खासा समय बीत गया है, लगभग 2 साल से ज्यादा बीतने को आए हैं। ऐसे में वो सहानुभूति ग्राउंड पर चुनाव के दिन तक कितनी मौजूद रहेगी ये देखने वाली बात होगी। रही बात सहानुभूति के नाम पर उद्धव ठाकरे रोज रैलियां कर रहे हैं, एनसीपी शरद पवार की भी रोज सभाएं हो रही हैं। ऐसे में सहानुभूति के नाम पर कितने वोट बटोरेंगे ये समय बताएगा। ये जरूर बात है कि सहानुभूति एक सिंपैथेटिक तरीके से लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। रही बात, अभी तक तो सीट शेयरिंग ही महाविकास आघाड़ी में नहीं हुई है, जबकि अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में बीजेपी ने बाजी जरूर मार ली है। 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, हालांकि स्पष्ट तौर पर अभी तक सीटों का नंबर जरूर नहीं जाहिर किया गया, लेकिन अभी तो चुनौती सीट शेयरिंग की है इंडिया गठबंधन में, उसको लेकर आम राय बनाई जा सके, इस बात का चैलेंज नजर आ रहा है। जल्दी से कश्मीर घाटी का भी रुख करते हैं। इरफान कुरैशी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, देखिए, आसार तो ये भी जताए जा रहे थे कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करा दिए जाएं, लेकिन अभी इस पर क्या रुख होता है चुनाव आयोग का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 370 हटाए जाने के बाद और पिछले कुछ दिनों के मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी और उनका काफी सक्रिय होना, जम्मू कश्मीर की सियासी फिजा में क्या बदलाव आया है 2024? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। जिस तरह आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर में लगातार वो चुनाव के मद्देनज़र काम कर रहे थे और चुनाव टाइम पर किए जा रहे हैं, खासतौर पर लोकसभा के और असेंबली चुनाव को लेकर उन्हें स्पष्ट किया कि सुरक्षा जायजा पूरा लेने के बाद, क्योंकि वो चुनाव बहुत बड़ा रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए, उसके बाद घोषणा की जाएंगी। उन्होंने तमाम सियासी दलों से बातचीत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, सीपीआईएम, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट किया गया कि चुनाव बहुत जल्द किए जाएंगे और उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, हमने भी सवाल पूछा तो ये स्पष्ट किया गया कि जम्मू कश्मीर में दोनों चुनाव टाइम पर किए जाएंगे, क्योंकि धारा 370-35 से हटने के बाद कई चीजें, खासतौर पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या डिलिमिटेशन और बाकी सब जो कानूनी प्रक्रिया थी उसे पूरा करना था, और उसके मुकम्मल होते ही वो अब चुनाव की घोषणा कभी भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद लगातार पिछले कुछ समय से, खासतौर पर ईसीआई के 2 दिन के दौरे के बाद वो लगातार सक्रिय है। वो कई सवाल खासतौर पर इंडिया अलायंस पे भी लगातार इनडायरेक्टली उठाते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उन पर आरोप भी लग रहे हैं कि वो भाजपा के समर्थन में जम्मू कश्मीर में वोट काटने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनसी पीडीपी लगातार उनके बीच भी खींचातानी शुरू हो गई, तो गुपकार अलायंस भी खतरे में लग रही है। वहीं भाजपा के लिए जो बड़ी चुनौती थी वो अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरे के बाद आसान होती हुई दिख रही है। ध्वज आर्या का मैं रुख करना चाहूंगी। ध्वज, राजस्थान में भी हलचल इस बार तेज रहने वाली है, कई बड़े नाम है चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं और कल ये साफ हो जाएगा कि राजस्थान में किस चरण में चुनाव होने वाला है, तारीखों का ऐलान होने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान की बात की जाए तो बीजेपी की बात की जाए तो 15 नामों की लिस्ट आ चुकी है और कांग्रेस के 10 नामों की लिस्ट आ चुकी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो कांग्रेस में तमाम जो बड़े नाम हैं
वो जो है चुनाव लड़ने से बचते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जो तमाम जो बड़े नाम, क्योंकि पिछले 2 बार के अगर चुनाव का रिजल्ट देखें तो हार की हैट्रिक से बचती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि राजस्थान की 25 की 25 सीटें हैं वो बीजेपी जीतेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान ने कल जो राजस्थान की जो जनता है उनको एक तोहफा दिया है। 2% जो ये पेट्रोल और डीजल पर जो ये वैट की दर थी उसको कम कर दिया है, यानी कि 2 रुपये जो है केंद्र सरकार की तरफ से कम किए गए और 2% जो वैट है वो ये कम कर दिया गया। तो राजस्थान की जो 25 की 25 सीटों का जो पिछली बार राजस्थान को लेकर दावे बड़े। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, खासतौर पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो साउथ को, दक्षिण को कमजोर नब्ज माना जाता है भारतीय जनता पार्टी की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ के जबरदस्त दौरे पर हैं। क्या स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है 2024 की पार्टी की? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जनवरी से अगर हम काउंट करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर एक राज्य में कम से कम 2 बार जा चुके हैं और इस साल उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत ही केरल और लक्षद्वीप से की थी। प्रधानमंत्री अभी भी साउथ के ही दौरे पर हैं और अगले 4-5 दिन साउथ के दौरे पर ही रहेंगे। इससे पता चलता है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सरकार ने और बीजेपी ने दक्षिण को लेकर कितना जोर दिया और कितनी मेहनत की है। इसकी वजह एक ये भी है कि अभी तक बीजेपी को कहा जाता था कि उत्तर की पार्टी है, नॉर्थ इंडियंस की पार्टी है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 से लेकर अभी तक लगातार साउथ के दौरे किए, उसकी वजह ये भी है कि उत्तर में यानी कि नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो बीजेपी लोकसभा के सीटों के लिहाज से सैचुरेटेड है, यानी कि आपके पास यहाँ पे स्कोप बहुत कम है सीटों की संख्या बढ़ाने का। और ऐसे में अगर आपने 370 और 400 पार का नारा दिया है तो उसको पूरा करने के लिए आपको साउथ से, जहां पर बीजेपी की प्रेजेंस और सीटों की संख्या बहुत कम है, वहां आपको एक फर्टाइल राजनीतिक जमीन वहां दिख रही है जहां से आप सीटें जीत सकते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, लगातार साउथ पे फोकस किए हुए हैं और जो सीटों की संख्या उसे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बीजेपी ने अपना जो वहाँ जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पर बीजेपी ने अपनी सीट शेयरिंग कर ली है। इसके अलावा उड़ीसा में भी बातचीत चल रही है। जो विधानसभा चुनाव है जो अभी लोकसभा चुनाव के साथ होंगे उसको लेकर भी बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली है और सीट शेयरिंग लगभग पूरी कर ली है। तो ये बताता है कि बीजेपी ने जो टारगेट दिया है 370 बीजेपी के लिए और 470 एनडीए के लिए, तो उसको लेकर बीजेपी पहले से ही रणनीति बना रही है और जमीन पर काम भी कर रही है।